कई पुराने चमकीले सिरेमिक वाइन जार एक अंधेरे काउंटर टॉप पर रखे गए थे, जिससे एक सुखद सुगंध निकल रही थी जो पूरी लॉबी में फैल रही थी। काउंटर पर एक चांदी का ताइपिंग सिक्का घूम रहा था। सराय का मालिक घिसे पिटे लबादे और सिर पर बदरंग हरे रेशमी दुपट्टे के साथ काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने अपनी ठुड्डी को अपने दाहिने हाथ पर टिकाया और घूमते हुए टाइपिंग सिक्के को अचंभित होकर देखता रहा। एक वेटर दीवार के सामने एक लंबी बेंच पर बैठा और सिर हिलाया, उसका सिर ऊपर नीचे हो रहा था जैसे कोई मुर्गी धीरे धीरे अपने भोजन पर चोंच मार रही हो। अचानक एक आदमी लॉबी में लड़खड़ाता हुआ आया। इनकीपर ने काउंटर टॉप पर घूम रहे टाइपिंग सिक्के को रोकने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया। उसने धीरे से अपनी हथेली हटाई और सिक्के पर खुदे हुए शब्दों "विश्व को शांति" का खुलासा किया। जब सराय के मालिक ने फिर से अपना सिर उठाया तो वह पहले से ही अपनी विशिष्ट मुस्कान बिखेर चुका था। जो आदमी अंदर दाखिल हुआ वह लगभग 40 साल का लग रहा था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी बाईं आस्तीन खाली थी और वह अपने दाहिने पैर से लंगड़ा रहा था। हालांकि इस तरह का दिखना यहाँ आम बात थी। इसने न तो किसी को भयभीत किया और न ही आश्चर्यचकित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सराय थी। सामान्य सरायों के विपरीत ये सराय एक उपद्रवी स्थान था। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग, अमर और मूर्ख, समान रूप से यहाँ एकत्र हुए। कुछ संरक्षक अमीर और महान थे जो भव्य कपड़े पहनते थे, जबकि अन्य अपराधी थे जो दिन की रोशनी नहीं देख सकते थे। आसपास कई रहस्यमयी आकृतियां भी थीं। उस आदमी का सामना करते हुए सराय के मालिक ने पूछा, "सर, आज आप किस तरह की सेवाएं चाहेंगे?" "जब तक कीमत सही है, हर चीज पर समझौता हो सकता है।" लंगड़े आदमी ने अपने लबादे से एक नया नकद नोट निकाला और उसे सराय वाले के सामने काउंटर पर पटक दिया। उसने भर्राई आवाज में कहा, "यह नकद नोट किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है। इसकी कीमत 1000 टाइपिंग सिक्के हैं।" सराय वाले ने नकद नोट पर नजर डाली और बोलने में जल्दबाजी नहीं की। लंगड़ाते हुए आदमी ने आगे कहा, "इतनी बड़ी रकम ज्यादातर लोगों के लिए इस उद्योग को छोड़ने, एक नई शुरुआत करने और एक अमीर आदमी के रूप में सेवानिवृत्त होने के लिए पर्याप्त है।" सराय वाले ने सहमति में सिर हिलाया। "सर, अगर आप किसी की जिंदगी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ बहुत से लोग जुआ खेलने को तैयार हैं।" आदमी ने अपना सिर हिलाया और जोर दिया, "मुझे कोई हिटमैन नहीं चाहिए। मैं बस किसी को ग्रीन फीनिक्स गार्ड के हाथों से सुरक्षित रखना चाहता हूँ।" उस आदमी की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी। जैसे ही उन्होंने "ग्रीन फीनिक्स गार्ड" शब्द बोले तो मूल रूप से जोर से बोलने वाली लॉबी चुप हो गई। अन्य सभी मेहमान अपनी हरकतों में रुक गए, जिससे पता चला कि ग्रीन फीनिक्स गार्ड की कितनी कुख्यात प्रतिष्ठा थी। सरायपाल ने टाइपिंग सिक्के को अपने हाथ में लेकर समझाया, "महान हुआन राजवंश में पदाधिकारियों के साथ होने वाली सबसे भयानक बात कार्यालय से बर्खास्त नहीं किया जाना है। यदि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है तो वे आसानी से घर लौट सकते हैं और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ समय का आनंद ले सकते हैं। सबसे भयानक बात ग्रीन फीनिक्स गार्ड द्वारा गिरफ्तार किया जाना और पूछताछ करना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक बार जब ग्रीन फीनिक्स गार्ड शामिल हो जाता है तो ये बस समय की बात है जब तक कि कोई मर न जाए और घर बर्बाद न हो जाएं। जब कोई ग्रीन फीनिक्स गार्ड के हाथों में पड़ जाता है तो उनके पास अक्सर शीघ्र मृत्यु के लिए प्रार्थना करने का ही मौका होता है। ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं, लेकिन ग्रीन फीनिक्स गार्ड द्वारा प्रताड़ित किए जाने की तुलना में मौत सबसे बड़ी राहत है। लंगड़ाता हुआ आदमी चुप रहा। इनकीपर ने लंगड़ाते हुए आदमी के पैरों पर वर्दी के जूते और उसके कपड़ों पर खून के धब्बों पर नजर डाली। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, ग्रीन फीनिक्स गार्ड पिछले 400 वर्षों में 2 राजवंशों से अस्तित्व में है और एक कुख्यात प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि राजपरिवार, मंत्री, धनी व्यापारी और कुशल तलवारबाज भी उनसे डरते हैं। मुझे डर है कि कोई भी ग्रीन फीनिक्स गार्ड से किसी को बचाने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, सर? लंगड़ाते हुए आदमी ने जोर से आह भरी। "मुझे पता है, लेकिन ये सराय है।
सराय का मालिक आत्मग्लानि से हंसा। ठीक है, अब हम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। इन और ग्रीन फीनिक्स गार्ड एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यदि हम सीमा पार करते हैं तो ग्रीन फीनिक्स गार्ड हमारे लिए जीवन कठिन बना देगा। क्या आप अब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? लंगड़ाता हुआ आदमी चुप हो गया और लॉबी का निरीक्षण करने लगा। किसी की भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। पहले तो लंगड़ाते हुए आदमी को निराशा हुई, लेकिन यह निराशा धीरे धीरे निराशा में बदल गई। अचानक लॉबी के कोने से आवाज आई, मैं ये सौदा लूंगा। लॉबी में एक पल की शांति के बाद फुसफुसाहट की झड़ी लग गई, जो गर्मी की रात में कीड़ों की कष्टप्रद चहचहाहट या रात में इधर उधर भागते चूहे की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि वेटर भी, जो ऊँघ रहा था, झटके से अपने सपने से जाग उठा। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर जल्दी से बेंच से उठकर कमरे से बाहर चला गया, मानो उसे फंस जाने का डर हो। लंगड़ाते हुए आदमी के चेहरे पर फिर से आशा की एक किरण उभर आई जब उसने उस आवाज की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह आवाज एक युवक की थी जिसने लबादा और बांस की बरसाती टोपी पहनी हुई थी, जो कि अनुभवी यात्रा करने वाले तलवारबाजों के लिए आम पोशाक है। वह युवक लॉबी के कोने में एक मेज पर अकेला बैठ गया। उसकी छोटी तलवार मेज पर रखी हुई थी। वह खड़ा हुआ, काउंटर के पास गया, फिर नकद नोट पर नजर डाली और टिप्पणी की, 1000 टाइपिंग सिक्के कोई छोटी राशि नहीं है। कोई इसे आसानी से रुई के छोटे से सिक्के के बदले में बदल सकता है। पिछले वेई राजवंश के दौरान निजी मुद्रा आम थी, और जाली धन बड़े पैमाने पर था, जिससे अराजक लेनदेन और बोझिल रूपांतरण हुए। कुछ पदाधिकारियों ने तो इससे मुनाफा भी कमाया। महान हुआन राजवंश इस समस्या से अवगत था। इस प्रकार उन्होंने 3 प्रकार के सिक्कों की एक मानक प्रणाली बनाई, सोना, चांदी और तांबा। उन्होंने पिछले राजवंश के सिक्कों से चौकोर छेदों को हटा दिया और उन्हें ठोस सिक्कों में बदल दिया, जिसे उन्होंने युआन नाम दिया। इस प्रकार सोने के सिक्के को आमतौर पर वयु सिक्के के रूप में जाना जाता था। चांदी के युआन के पिछले हिस्से पर तियानक्सिया ताइपिंग अक्षर उकेरे गए थे। इस प्रकार चांदी के सिक्के को ताइपिंग सिक्के के रूप में जाना जाता था। इसी तरह तांबे के युआन के पिछले हिस्से पर पिंगन रुई जैसे अक्षर उकेरे गए थे। इस प्रकार तांबे के सिक्के को रुई सिक्के के रूप में जाना जाता था। सराय वाले ने काउंटर से कुछ ही दूरी पर खाली बेंच पर नजर डाली और नकद नोट पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने शांति से सलाह दी, नौजवान, चाहे तुम्हें इस सौदे से कितना भी पैसा मिल जाए, कृपया मेरी सलाह सुनो। मुझे डर है कि आपको किसी भी तरह ये सारा पैसा खर्च करने का अवसर नहीं मिलेगा। युवक ने जवाब दिया, सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं खुद ही फायदे और नुकसान का आकलन कर सकता हूँ। सराय वाले ने हल्की सी आह भरी, अपनी हथेली जो नकद नोट पर दबाव डाल रही थी, हटा ली और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। लंगड़ाते हुए आदमी ने युवा तलवारबाज की ओर देखा और सावधानी से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? युवक ने उत्तर दिया, क्यूई जुआनसु। इनने सीधे तौर पर लड़ाई या हत्या में भाग नहीं लिया। इसके बजाय इसने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया, लेन देन में दोनों पक्षों को गारंटी प्रदान की और इससे कमीशन कमाया। ऐसा व्यवसाय करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को जानकार और साधन संपन्न होना चाहिए। ये बात पूरे महाद्वीप में द इन की कई शाखाओं के स्थापित नेटवर्क से साबित हुई है। यह अफवाह थी कि एक मुख्यालय मौजूद है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ स्थित है। चूंकि क्यूई जुआनसु इस सौदे को लेने के लिए तैयार था, इसलिए दोनों ने इनकी पर की उपस्थिति में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। समझौते की 3 प्रतियों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए और रखे गए, सरायपाल, लंगड़ा आदमी और क्यूई जुआनसु। यदि क्यूई जुआनसु ने सौदा पूरा कर लिया, तो वह इस समझौते के साथ सरायपाल तक पहुंच सकता था और 1000 ताइपिंग सिक्कों में से 900 ले सकता था। सराय पैसे का केवल 10वां हिस्सा लेगा, जो 100 टाइपिंग सिक्के थे। यदि क्यूई जुआनसु अपना कार्य पूरा नहीं कर सका, तो भी लंगड़ा आदमी समझौते के साथ सरायपाल से 950 टाइपिंग सिक्के वापस प्राप्त करने में सक्षम होगा।
इन प्रति लेन देन केवल 50 टाइपिंग सिक्कों का नियमित शुल्क लेगा। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष इस समझौते का उपयोग कर सकते हैं और इन में मध्यस्थता के लिए कह सकते हैं। मध्यस्थता विफल होने पर इन उचित कदम उठाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि यदि इनको इसकी आवश्यकता पड़ी तो इन क्या उचित उपाय करेगा। समझौते को अंतिम रूप देने और लेन देन का विवरण समझाने के बाद लंगड़ाते हुए आदमी ने 1000 टाइपिंग सिक्कों के बराबर नकद नोट सराय वाले को सौंप दिया। व्यवसाय करने के लिए इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, यहाँ तक कि हजारों टाइपिंग सिक्कों के मूल्य के बड़े सौदे भी। इस प्रकार उस व्यक्ति को धोखाधड़ी होने की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन केवल 1000 टाइपिंग सिक्कों के लिए उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं करेगा। इस सौदे की विशिष्ट आवश्यकताएं काफी सरल थीं। क्यूई जुआनसू को फैंटाई काउंटी के मजिस्ट्रेट ली होंगवन को काउंटी सरकारी कार्यालय से बचाना था। ली होंगवेन को एक बड़े अदालती मामले के कारण ग्रीन फीनिक्स गार्ड द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला था। संभवतः वह राजधानी की यात्रा में जीवित नहीं बचेगा, कारावास से तो दूर। क्यूई जुआनसू ने इस प्रमुख अदालती मामले के बारे में सुना था। दो राजनीतिक गुट एक दूसरे के विरोध में थे और स्थिति इतनी भ्रमित करने वाली थी कि यह निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन सही है। इसके अलावा इस लंगड़ाते हुए आदमी की पहचान का अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं था। उसकी शक्ल देखकर क्यूई जुआनसू ने अनुमान लगाया कि लंगड़ाता हुआ आदमी शायद काउंटी मजिस्ट्रेट ली होंगवेन का करीबी सहयोगी था। उसने शायद भागने और इनमें मदद मांगने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लंगड़ाते आदमी को ये देखकर राहत मिली कि सराय के मालिक ने अनुबंध और 1000 टाइपिंग सिक्कों का नकद नोट हटा दिया। अनुबंध की अपनी प्रति हटाकर लंगड़ाते हुए आदमी को पास में एक खाली मेज मिली और वह बैठ गया। फिर उसने सराय के मालिक से शराब का एक छोटा बर्तन मांगा। जैसे ही सराय के मालिक ने अपने पीछे शराब का बड़ा जार खोला, शराब की सुगंध तुरंत कमरे में भर गई। सराय के मालिक ने बिना गर्म किए शराब का एक छोटा बर्तन भरा, 4 और लंगड़े आदमी को दे दिया। जब सराय का मालिक क्यूई जुआनसू के पास से गुजरा तो उनकी आंखें एक पल के लिए मिलीं। सराय वाले की निगाहें अफसोस और बेबसी से चमक उठीं, मानो वह किसी मरते हुए आदमी को देख रहा हो। क्यूई जुआनसू को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने समझौते की प्रति अपनी आस्तीन की जेब में रखी, अपनी मेज पर वापस चला गया और अपनी छोटी तलवार अपनी कमर पर लटका ली। फिर उसने अपनी बांस की टोपी को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपनी आंखों को ढक लिया ताकि लोग केवल उसकी पतली और तराशी हुई ठुड्डी देख सकें। अंत में उसने अपनी कमर पर लटकी तलवार को ढकने के लिए अपना लबादा निकाला। लंगड़ाते हुए आदमी ने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए शराब का एक बड़ा घूंट लिया और चेतावनी दी। भाई क्यूई, मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यह कार्य खतरनाक है, इसलिए कृपया सावधान रहें। क्यूई जुआनसू, जो बाहर जा रहा था, उसके कदमों पर रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लंगड़ाता हुआ आदमी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वह इस सौदे से क्यूई जुआनसू को डराने से डरता था, इसलिए वह अंत में चुप रहा और अपने दुखों को पी गया। जल्द ही वह नशे में मेज पर बेहोश हो गया। चूंकि इनको भूमिगत बनाया गया था, क्यूई जुआनसू को लॉबी से निकलने के बाद एक लंबे गलियारे में चलना पड़ा जो जमीन के ऊपर जाता था। मशालों की एक कतार ने लंबे गलियारे को रोशन कर दिया और बाहर निकलने में लगभग 15 मिनट लग गए। जैसे ही क्यूई जुआनसू गलियारे से बाहर निकला, उसका स्वागत एक क्रॉसबो बोल्ट ने किया, जिसका निशाना उसके बाएं पैर पर था। इसका इरादा स्पष्ट था, जो उसे अक्षम करना था, जिससे उसे पकड़ना आसान हो जाए। क्यूई जुआनसू अंतिम क्षण में बोल्ट को चकमा देने में सक्षम था। बोल्ट ने उसकी जांघ को छुआ और उसके पीछे की दीवार में गहराई तक जा घुसा। बोल्ट की काली पूंछ के पंख अभी भी तेज प्रहार से कांप रहे थे। इस प्रकार का क्रॉसबो बोल्ट उससे परिचित था। ये ग्रीन फीनिक्स गार्ड का एक मानक हथियार था। बोल्ट के सिर पर खून के खांचे और कांटे थे।
यदि किसी को इस बोल्ट से गोली लगती है और वह इसे बाहर खींचता है, तो मांस का एक बड़ा टुकड़ा कांटों से फट जाएगा। यदि बोल्ट को उसकी जगह पर छोड़ दिया जाता, तो कांटे लगातार रक्तस्राव का कारण बनते। यह अत्यंत क्रूर हथियार था। क्यूई जुआनसू उस दिशा में मुड़ा और उसने एक आकृति को छाया से बाहर निकलते हुए देखा और उससे 10 फीट से अधिक दूर रुक गया। उस आदमी ने अपने हाथ में एक गहरा काला क्रॉसबो पकड़ रखा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसने ही पहले बोल्ट को गोली मारी थी। क्यूई जुआनसू ने आदमी की पोशाक को आकार दिया, एक हरा, संकीर्ण आस्तीन, लंबी छाती वाला ब्रोकेड वस्त्र, जिसमें एक काले धातु की बेल्ट बकसुआ कमर पर एक जानवर के सिर का प्रतिनिधित्व करती है और सफ़ेद बाहरी तलवों के साथ काले चौकोर टिप वाले, उल्टे पैर के सैन्य जूते की एक जोड़ी होती है। यह निस्संदेह ग्रीन फीनिक्स गार्ड की विशिष्ट वर्दी थी। क्यूई जुआनसू एक अंतिम संस्कार गृह में था। उसके पीछे एक मोटी दीवार थी, जो द इन तक आने जाने का रास्ता छिपाती थी। क्यूई जुआनसू से कुछ दूरी पर, अंतिम संस्कार गृह के प्रवेश द्वार पर एक ग्रीन फीनिक्स गार्ड खड़ा था। उनसे कुछ मीटर की दूरी पर हॉल के दोनों ओर सफ़ेद कपड़े से ढकी दर्जनों लावारिस लाशें पड़ी थीं। ग्रीन फीनिक्स गार्ड थोड़ा आश्चर्यचकित था कि क्यूई जुआनसू क्रॉसबो बोल्ट को चकमा दे सकता है। कुछ झिझक के बाद गार्ड ने क्रॉसबो को एक तरफ फेंक दिया और धीरे से कृपाण को अपनी कमर पर खींच लिया। कृपाण की लंबाई 1 मीटर थी, जिसकी मूठ 20 सेंटीमीटर लंबी थी। पतला ब्लेड उसकी रीढ़ की हड्डी पर सीधा था और उसके तेज किनारे पर थोड़ा मुड़ा हुआ था। इसका वजन 5 किलोग्राम था। ये कुख्यात स्लिम टाइगर सेबर था। ग्रीन फीनिक्स गार्ड में कैप्टन रैंक से ऊपर के सैनिकों के लिए स्लिम टाइगर सेबर मानक मुद्दा था। इस प्रकार ग्रीन फीनिक्स गार्ड के सभी सैनिकों को ये कृपाण जारी नहीं किया गया था। आम सैनिकों और लेफ्टिनेंटों को इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता था। क्यूई जुआनसू ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, सर, हम पहले कभी नहीं मिले हैं और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने क्यूई जुआनसू के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस पलटकर निर्देश दिया, अंदर आओ और इस आदमी की पहचान की पुष्टि करो। क्या वह वही अराजक आदमी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? अगले ही पल एक आदमी आशंकित होकर अंत्येष्टि गृह में दाखिल हुआ। लो और देखो, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि द इनका नींद वाला वेटर था, जो जैसे ही क्यूई जुआनसू ने लंगड़ाते हुए आदमी का प्रस्ताव स्वीकार किया, वह जल्दी से चला गया था। वेटर ने अपना सिर नीचे करने और सम्मानपूर्वक उत्तर देने से पहले थोड़ी देर के लिए क्यूई जुआनसू की ओर देखा। हाँ, मेरे स्वामी। उन्होंने ही इस सौदे को स्वीकार किया था। ओह, ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने व्यंग्य किया। आप निश्चित रूप से ग्रीन फीनिक्स गार्ड से किसी की रक्षा करने का प्रयास करने के लिए बहादुर हैं। क्या आप डोंगहाई के एक कुशल तलवारबाज हैं या पश्चिमी कुनलुन के एक ऋषि हैं? क्यूई जुआनसू अचंभित रहा। उन्होंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मैं अपना गुजारा करने की कोशिश करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूँ। ग्रीन फीनिक्स गार्ड तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। उसने अपना बायां अंगूठा बढ़ाया और उसे अपने ऊपरी होंठ पर घुमाया। अच्छा, द इनका वेटर जल्दी से पीछे हट गया। इस बार वह डरने का नाटक नहीं कर रहा था। वह वास्तव में अपने जीवन के लिए भयभीत था। अगले ही सेकंड, क्यूई जुआनसू की दृष्टि रेखा में प्रकाश की एक ठंडी चमक दिखाई दी। ये स्लिम टाइगर सेबर की नोक से प्रतिबिंबित होने वाली रोशनी थी। ब्लेड क्यूई जुआनसू के पास पहुंचा, लेकिन उसने थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया। उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। वह बस बगल में मुड़ गया और हमले से बच गया। ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने एक पल में उनके बीच दर्जनों मीटर के अंतर को बंद कर दिया और क्यूई जुआनसू को पीछे छोड़ दिया। कृपाण क्यूई जुआनसू के पीछे की दीवार में 60 सेंटीमीटर तक घुस गया, जिससे उस पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें बन गईं। यह उसके जोर के पीछे की भयावह शक्ति का प्रमाण था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यदि क्यूई जुआनसू इस धक्के की चपेट में आ जाता, तो उसे दीवार पर कीलों से ठोक दिया जाता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने अपनी कृपाण वापस खींच ली, जिससे दीवार पर एक गहरा निशान बन गया।
जब उसने क्यूई जुआनसू की ओर देखा, जो अब किनारे पर खड़ा था, उसकी निगाहों में भय और सावधानी का संकेत था। उसने क्यूई जुआनसू को घूर कर देखा और उपहास किया। मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ कौशल हैं, क्योंकि आप ऐसे आत्मघाती मिशन को स्वीकार करने का साहस करते हैं। क्यूई जुआनसू ने टिप्पणी की, आप स्वयं भी बहुत बुरे नहीं हैं। हाथ में कृपाण लिए, ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने गंभीरता से कहा, क्या आप जानते हैं कि आप किसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसे वांछित अपराधी का नाम दिया। क्या आप शाही अदालत के खिलाफ जाने का साहस करते हैं? क्यूई जुआनसू ने शांति से बात की, ये बहादुरी के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूँ। ग्रीन फीनिक्स गार्ड, जो अपना धैर्य बनाए हुए था, अंततः हार गया। उसने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? क्यूई जुआनसू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ग्रीन फीनिक्स गार्ड ने अवचेतन रूप से अपने कृपाण की मूठ भींच ली। गार्ड ने जानबूझकर उस लंगड़े आदमी को दइन से मदद मांगने के लिए भागने दिया था, ये सोचकर कि वह कुछ छोटे फ्राई को पकड़ने और कुछ श्रेय का दावा करने के लिए लंगड़ाते हुए आदमी को चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से, उसने इस चारे से एक शार्क को फंसा लिया था। एक गलत कदम उसे गंदे पानी में खींच सकता है और उसके विनाश का कारण बन सकता है। अचानक, क्यूई जुआनसू हिल गया। क्यूई जुआनसू एक भूत की तरह था, जो ग्रीन फीनिक्स गार्ड की प्रतिक्रिया से कहीं अधिक तेजी से हमला कर रहा था। केवल एक कदम में, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को चकमा देते हुए, उनके बीच के अंतर को कम कर दिया। उसने ग्रीन फीनिक्स गार्ड को पेट के निचले हिस्से में इतनी तेजी से मुक्का मारा कि उसकी मुट्ठी हवा में गूंज गई। ग्रीन फीनिक्स गार्ड की वर्दी पर जानवर के सिर वाली बेल्ट का बकल प्रहार के तीव्र प्रभाव से टूट गया और गार्ड दर्द के कारण झुक गया। क्यूई जुआनसू ने तुरंत गार्ड की पीठ पर कोहनी से वार किया और उसी समय गार्ड के चेहरे पर घुटने से वार किया। इन 3 हमलों के साथ, ग्रीन फीनिक्स गार्ड अक्षम हो गया था। जर्ज अंत्येष्टि ग्रह प्रभाव से हिंसक रूप से हिल गया, जिससे खंभों और बीमों पर सदियों पुरानी धूल फैल गई। ग्रीन फीनिक्स गार्ड धीरे धीरे दीवार से नीचे खिसका और खून और आंतरिक अंगों के टुकड़े बाहर फेंक दिए। वह अपना सिर नीचे झुकाकर दीवार के सहारे झुक गया, एक शब्द भी कहने या उंगली हिलाने में असमर्थ था। जैसे जैसे जीवन के लक्षण धीरे धीरे उससे दूर होते गए, उसकी सांसें कमजोर होती गईं। क्यूई जुआनसू आगे बढ़े और गार्ड के हाथ से स्लिम टाइगर सेबर ले लिया। जैसे ही उसने ब्लेड हिलाया, हॉल में एक सुखद झंकार गूंज उठी। क्यूई जुआनसू ने प्रशंसा की, अच्छा कृपाण। फिर उसने बेजान ग्रीन फीनिक्स गार्ड पर नजर डाली और कहा, लेकिन आपके कौशल में कमी है। क्यूई जुआनसू ने स्लिम टाइगर सेबर को लपेटा, उसे अपनी कमर पर लटकाया और अपने हथियारों को ढकने के लिए अपने लबादे को हिलाया, फिर वह घूम गया। अब तक द इनका छींटाकशी करने वाला वेटर इतना भयभीत हो गया था कि वह वहीं पर बेहोश हो गया। वह डर के मारे कांपते हुए अपने नितंब के बल गिर पड़ा। वो ग्रीन फीनिक्स गार्ड इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? इस अगोचर युवक ने ग्रीन फीनिक्स गार्ड को मार डाला, जिसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ये कैसे संभव हुआ? जब क्यूई जुआनसू मुड़ा, तो वेटर उसके पीछे अपनी बाहें फैलाकर वापस आने के लिए छटपटा रहा था। क्यूई जुआनसू ने एक बार फिर से अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए जानबूझकर अपनी बांस की टोपी को नीचे कर दिया। इस प्रकार, वेटर केवल उसकी ठुड्डी देख सका। क्यूई जुआनसू के चेहरे को पूरी तरह से देखे बिना भी, वेटर सहज रूप से उस आदमी से डरता था। वेटर ने कई वर्षों तक राउडी इन में काम किया था, इसलिए उसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को देखा था और इंपीरियल कोर्ट के सबसे वांछित अपराधियों में से उसका एक अच्छा हिस्सा आया था। यही कारण है कि इस समय उसे इतनी निराशा हुई। इस साधारण दिखने वाले युवक के पास मजबूत क्यूई थी। सराय के मालिक ने एक बार नशे में धुत होकर वेटर से कहा था कि जो जितना अधिक मारेगा, स्वाभाविक रूप से उसकी हत्यारी आभा बन जाएगी। एक कहावत थी कि आत्माएं कसाईयों से डरती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कसाईयों के पास एक जानलेवा आभा थी जो सामान्य आत्माओं को विकर्षित करती थी।
इसी तरह एक सीरियल किलर के पास एक तीव्र हत्यारी आभा होगी जिससे तामसिक आत्माएं डरती थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वेटर ने पहले तो क्यूई जुआनसू को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वह द इन में जानवरों के उग्र स्वभाव पर लगाम लगाने का आदी था। किसी ने भी द इन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसे मामलों में जहां पागलों ने अति कर दी और हंगामा किया, ग्रीन फीनिक्स गार्ड शामिल हो गए और उन्हें आसानी से हरा दिया। वेटर ने वर्षों से ग्रीन फीनिक्स गार्ड को सूचना दी थी, इसलिए उसने अपने हिस्से के लोगों को मौत के घाट उतारते हुए देखा था। उनके सामने मरने वालों में मुट्ठी भर कठोर और उग्र व्यक्ति थे। उनमें से कुछ बस मारे जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि अन्य ने अपने जीवन के लिए कड़ा संघर्ष किया लेकिन फिर भी ग्रीन फीनिक्स गार्ड के हमले में मारे गए। ये पहली बार था जब वेटर ने अपनी आंखों के सामने ग्रीन फीनिक्स गार्ड को मरते हुए देखा था। यह शायद आखिरी बार था जब वह भी इस तरह के दृश्य का गवाह बनेगा, क्योंकि एक मध्य रैंकिंग वाले ग्रीन फीनिक्स गार्ड को मारने में सक्षम व्यक्ति को उसके जैसे महत्वहीन वेटर को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? क्यूई जुआनसू स्तब्ध।